दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। दोस्तों फोटोग्राफी आप लोग जानते हैं, जब हम किसी जीरोक्स मशीन के पास दोस्तों किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ से हम लोग जो फ़ोटो कापी कराते हैं, तो उस फोटोग्राफी में दोस्तों जो चीज़ें प्रयोग होती हैं, उस फोटोग्राफी की जो मशीन होती है, जीरोक्स मशीन होती है, उसमें दोस्तों जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो क्या है, यानी फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है, उस तत्व का क्या नाम है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स फोटोग्राफी प्लेट में जो चीज़ प्रयोग की जाती है वो होती है सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों क्या होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की दोस्तों परत चढ़ी होती है। जैसे हम लोग शादी या ब्याह दोस्तों फंक्शन में जो हम लोग कैमरा का यूज़ करते हैं, कैमरा के बाद में दोस्तों फ़ोटो खींचते हैं और जब उसका एल्बम बनवाते हैं दोस्तों, जब एल्बम से चीज़ें वो निकलती हैं, उसकी जो रील होती है, जो नेगेटिव फ़ोटो जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओजोन परत सबसे अधिक किस रसायन से नष्ट हो रही है? वर्तमान में बच्चों क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में ओजोन परत को लेकर सबसे बड़ी समस्या है और यह समय दर समय क्षीण होती चली जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत अत्यधिक रूप से गर्मी पड़ रही है, सर्दी बढ़ रही है। दोस्तों ये जो मौसम में परिवर्तन है, ये सब किसके कारण है? ओजोन परत के क्षय के कारण ही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो है यह किससे सबसे ज़्यादा नष्ट होती है? कौन सा रसायन इसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है? आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ओजोन परत सबसे अधिक किस रसायन से नष्ट होती है। तो फ्रेंड्स उस रसायन का नाम है CFC। क्या नाम है उसका? CFC। इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं क्लोरो। सी से क्या होता है? क्लोरो। एफ से होता है फ्लोरो, यानी क्लोरो फ्लोरो, और सी से फिर बनता है कार्बन। क्या बनता है बच्चों? सी से कार्बन बनता है, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है, इसके द्वारा ओजोन परत सबसे ज़्यादा नष्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा क्षय हो रही है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अत्यधिक रूप से कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो हम लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज से निकलने वाली ये एक गैस होती है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं दोस्तों। उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो क्षय है वो ओजोन परत का होता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जब पानी उबलता है तो इसका, दोस्तों यहाँ पर तप लिख गया है गलती से, यहाँ पर होना चाहिए ताप। क्या होना चाहिए? ताप। यानी जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, यानी जब पानी उबलता है तो इसका ताप कितना रहता है? ताप कैसा रहता है? बढ़ता है, घटता है, या एक समान अवस्था में रहता है? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जब पानी उबलता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो एक समान अवस्था में रहता है। कितनी अवस्था में रहता है? एक समान अवस्था में रहता है। और टेम्परेचर जब दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस से अत्यधिक हो जाता है तो पानी उबलने लगता है। कितने तक? 100 तक। दोस्तों पानी क्या है? उबलने लगता है और वाष्पीकरण होने लगता है, यानी पानी जो है उबल उबल कर वाष्प बनने लगता है। यह क्रिया होती है। एक समान ताप रहता है जब पानी उबाला जाता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? आइए देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये, कि हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो होता है कुत्ते के काटने से। किससे होता है? कुत्ते के काटने से। तो दोस्तों कुत्ते की जो लार होती है, कुत्ते की जो लार होती है उसमें होता है रेबीज नाम का वायरस। कौन सा वायरस होता है बच्चों? रेबीज नाम का वायरस होता है। यदि वो वायरस ग्रसित है कुत्ता और उसने यदि किसी दूसरे डॉगी को काट लिया, और वो डॉगी दोस्तों यदि किसी मनुष्य को काट लेता है, किसी भी पशु पक्षी को काट लेता है, तो वह भी उस रेबीज से ग्रसित हो जाता है। और रेबीज कब होता है? उसकी पहचान क्या होती है? जब कुत्ते जाएं दोस्तों उनके मुंह से लार निकलने लगती है, लार बराबर एकदम से बहती रहती है, कंटिन्यूअस, बंद नहीं होती है, और कुत्तों का दोस्तों जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, तब हम लोग समझ जाते हैं कि उसके रेबीज नाम का वायरस उत्पन्न हो गया है। तो जब रेबीज दोस्तों कुत्ता काटता है तो रेबीज नाम का वायरस होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय है रासायनिक प्रयोगशाला, यानी इंटरनेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो दोस्तों इंटरनेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? कौन से दोस्तों राज्य में है, कौन से सिटी में है, कौन से शहर में है? आइए देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार SSC एग्ज़ाम में दोस्तों जो है वो
पूछा जा चुका है कई बार एसएससी के एग्जाम में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पुणे में। दोस्तों कहाँ पर है, पुणे में, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों पुणे, तो वहीं पर ये है पुणे। तो दोस्तों पुणे में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा तत्व कहलाता है। यानी एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन पर कोई भी प्रतिक्रिया वह नहीं देता है, उस तत्व का दोस्तों नाम क्या है। आइए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। वह तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो है हीलियम। क्या है वो, हीलियम। हीलियम तत्व है दोस्तों जो ऑक्सीजन पर कोई क्रिया नहीं करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें हीलियम यानी 2He के कई छोटे छोटे पार्ट मिलकर दोस्तों क्या है, और जो अपना सूर्य है तो वो हीलियम का बहुत बड़ा भंडार है। हीलियम जो है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या है, ऊर्जावान तत्व है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हीलियम जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि जल का अत्यधिक घनत्व किस ताप पर रहता है। यानी जो पानी है, जो वाटर है, उसका अत्यधिक डेंसिटी यानी घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है। यानी जल का अत्यधिक घनत्व किस ताप पर होता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना आंसर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद एक गत्ते के तरीके से होता है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, यह क्यों लगाया जाता है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका क्या कार्य है और ये क्यों लगाया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है कि रेफ्रिजरेटर के ताप को एक समान रूप से रखता है। यानी रेफ्रिजरेटर का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है फ्रिज का, उसको ये एक समान रूप से, सुचारू रूप से, कंटिन्यूअस रूप से रखता है। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर के ताप को एक समान रूप से, कंटिन्यूअस में, सुचारू रूप से चला सके। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग, क्या कह रहा है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अत्यधिक होता है। ध्वनि का जो वेग है, जो साउंड है, साउंड की जो वेलोसिटी है, जो वेग है उसका, तो किस माध्यम में, किस मीडियम में दोस्तों वो चलता है और किस मीडियम में उसका सबसे अधिक होता है। जैसे माध्यम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, आप लोग जानते हैं माध्यम तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है ठोस माध्यम, एक होता है द्रव माध्यम, दूसरा होता है गैस माध्यम। अब ठोस माध्यम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, द्रव पानी के तरीके से आ जाती हैं चीज़ें जो द्रविक होती हैं, और गैस वायुमंडल में दोस्तों बहुत सारी गैसों का आवरण होता है, तो वो गैसें कहलाती हैं। तो ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, यानी साउंड जो है वह किस माध्यम में सबसे अधिक तेज गति से गति करती है। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टील में। यानी जो साउंड है वो स्टील में सबसे अधिक तेजी से चलती है। साउंड जो है वह स्टील में सबसे अधिक तेज गति से गति करती है। तो दोस्तों ये है साउंड का माध्यम की, साउंड सबसे ज़्यादा स्टील में गति करता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। फ्रेंड्स हम लोगों के शरीर में एक ग्रंथि होती है, ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से एक ग्रंथि ऐसी होती है कि जब कोई आपातकालीन घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, जब कोई आपातकालीन घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, तो वह जो ग्लैंड है, वह जो ग्रंथि है, वह पहले से ही सक्रिय हो जाती है और हमें पूर्वानुमान या पूर्वाभास का अनुभव कराती है। हालांकि हम लोग अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उस अनुभव को या उस अनुमान को समझ नहीं पाते हैं और अपने गंतव्य स्थान के लिए चल देते हैं, जिससे वो आपातकालीन घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं आपातकालीन घटनाओं के समय में वह ग्रंथि किस तरीके से सक्रिय होती है और उस ग्रंथि का क्या नाम है।
तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि उस ग्रंथि का भाई क्या नाम है। तो दोस्तों उस ग्रंथि को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि। यानी जो एड्रिनल ग्रंथि है वह किसी भी आपातकालीन दुर्घटना के समय पहले से ही हमें पूर्वानुमान या पूर्वाभास का अनुभव कराती है, उसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, या इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। सॉल्ट मीन्स तो होता है नमक, लेकिन पीटर का मतलब क्या है? तो आइए देख लेते हैं। ये किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई कोई घटना है, जुड़ी हुई कोई कहानी है कि साल्ट पीटर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स साल्ट पीटर जो है वो कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। दोस्तों किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को, यानी KNO3। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। के से पोटेशियम है और NO3 से नाइट्रेट होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सॉल्ट पीटर, यानी ये लवण है। सॉल्ट मीन्स क्या होता है? लवण। जैसे NaCl, दोस्तों क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। उसी तरीके से है KNO3, तो ये भी लवणीय होगा, तभी तो सॉल्ट पीटर है। ऐसा दोस्तों हम लोग संबंध ज्ञात कर सकते हैं केमिकल के माध्यम से, यानी कि केमिस्ट्री के माध्यम से। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव शरीर में जब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोग जो खाना खाते हैं उसे पाचन क्रिया करने के लिए, यानी शरीर उसे जब पचाता है तो उसे द्रव की आवश्यकता होती है, यानी उसे पानी की आवश्यकता होती है। जितना कठोर हम लोग भोजन करेंगे उतना ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी उसे पचाने के लिए। यदि हम लोग वेज खाते हैं तो हम लोग यदि पानी कम मात्रा में भी पीते हैं तो वो चीज़ें आसानी से शरीर पचा लेता है। लेकिन यदि हम लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो हमें अत्यधिक रूप से पानी पीना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप चावल या आप कोई ऐसा भोज्य पदार्थ खाएं जो बहुत ही मुलायम हो, तो दोस्तों उसे खाने के लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी, आपको कम प्यास लगेगी। लेकिन यदि वहीं पर आप कहीं पर कोई तली चीज़ें या बहुत हार्ड चीज़ें, हॉर्डिस वगैरह चीज़ें खा लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपको बहुत बार प्यास का आभास होता है, आप बहुत सारा पानी पीते हैं, तो वो पानी दोस्तों जो कमी हो जाती है उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जब डिहाइड्रेशन होगा उसमें किस चीज़ की कमी होगी? तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें जल और लवण की कमी होती है। दोस्तों किसकी कमी होती है? जल और लवण की कमी हो जाती है। और डिहाइड्रेशन के समय दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें चीनी और नमक का घोल पीना चाहिए दोस्तों। तो जल और लवण की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में। यदि डिहाइड्रेशन के प्रति यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए और इस पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक दोस्तों ये है डिहाइड्रेशन। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, दोस्तों क्या है? हरे जो फल होते हैं उनको जब हम लोग कृत्रिम रूप से पकाते हैं, कहा जाए कि जैसे कच्चा आम होता है, कच्चे आम को यदि हम लोग पाल लगा दें तो वो पक जाता है। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है कि उसे हम लोग प्यार होता है, जो प्यार और जूट के जो बोरे होते हैं उसमें दोस्तों हम लोग बंद करके रख देते हैं और वो आसानी से पक जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें कार्बाइड भी लगाना पड़ता है। जैसे कि केला कैसे पकाया जाता है? केला में कार्बाइड लगाते हैं, केला पक जाता है। उसी तरीके से जो आम होता है उसमें भी कार्बाइड की छोटी छोटी पुड़ियाँ बना दी जाती हैं, बीच में रख दी जाती हैं, जिससे आम जो है एकदम से पीला पकता है। लेकिन यदि देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आम को अन्य विधि से पकाना चाहें तो उसे हम क्या करते हैं? प्यार का एक लेयर बनाते हैं, उसमें आम लगा देते हैं, ऊपर से जूट के बोरे डाल देते हैं और कम से कम 10 या 12 दिन में वो पूरी तरीके से आम पक चुके होते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई अपनी प्राकृतिक विधि। लेकिन कह रहा कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम रूप से किस तरीके से हम उन्हें पका सकते हैं, कृत्रिम विधि क्या है उनको पकाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कृत्रिम रूप से उन्हें पकाने के लिए एक गैस है एसिटिलीन। कौन सी गैस है बच्चों? एसिटिलीन गैस है। तो एसिटिलीन गैस के द्वारा उसे हम पका सकते हैं। एसिटिलीन गैस को हम लोग प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी C2H2। दोस्तों ये है एसिटिलीन गैस, और इस गैस के कारण फलों को, यानी कच्चे फलों को हम लोग कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग दे पाएंगे कि भाई पायरिया जो है वो क्यों होता है और कहाँ से संबंधित ये रोग है, शरीर के किस भाग को ये दोस्तों ग्रसित करता है, इफेक्टिव करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो पायरिया है, तो पायरिया रोग दोस्तों मुंह के मसूड़ों को, दोस्तों क्या है? मसूड़ों को पायरिया रोग, यानी जो पायरिया रोग है वो मसूड़ों को ग्रसित करता है। किससे ग्रसित करता है फ्रेंड्स? मसूड़ों को ग्रसित करता है। मसूड़ों से और दांतों से, मसूड़ों से और दांतों से
ब्लड आने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे दांतों में पायरिया नामक बीमारी हो गई है। और इसे दोस्तों दूर करने के लिए घरेलू उपचार भी बहुत सारे किए जाते हैं। जैसे आप लोग नीम की दातून कर सकते हैं, और काली मिर्च और लौंग और लाल नमक मिलाकर घोल से उसे आप लोग अपने मसूड़ों में लगा सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। तो दोस्तों पायरिया का सफल इलाज भी हो सकता है, घरेलू नुस्खे भी हैं इसे दूर करने के लिए। तो दोस्तों क्या है, पायरिया जो रोग है यह शरीर में किस अंग को इफेक्टिव करता है, तो वो अंग होते हैं मसूड़े। यानी सबसे पहले ये मसूड़ों को क्या करता है, इफेक्टिव करता है, उन्हीं को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल SCC क्लासेस 01। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप लोग इसी तरीके से जीके और जीएस के क्वेश्चन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, टेक केयर।